बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये तस्वीरें जो आपने अभी स्क्रीन पे देखी हैं, स्पेशली जो लास्ट तस्वीर है, ये काफ़ी वायरल हुई। और जब ये तस्वीर और ये स्टोरी मेरी नज़र से गुज़री, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ। बच्चे को ज़रा सा ज़ुकाम या खांसी होती है तो माँ की जान निकल जाती है। ज़रा से बच्चे का रंग अगर नॉर्मल से डिफरेंट लग रहा हो तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि बच्चा आपके जिस्म का हिस्सा होता है। चाहे वो मतलब ऐसा क्या हुआ, तो हमने सोचा कि आज मॉर्निंग विद जुगन में इस स्टोरी के बारे में कुछ डिटेल्स लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ये जानेंगे कि इस खातून को इंसाफ कौन दिलाएगा, और अगर इंसाफ मिल भी गया तो उसे इम्प्लीमेंट कौन कराएगा। आज सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी हमारे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट से। वैसे तो हमारे ब्यूरो चीफ हैं पब्लिक न्यूज़ के। सारी न्यूज़ स्टोरीज़, एनीथिंग दैट गोज़ ऑन एयर ऑन पब्लिक न्यूज़, इनकी नॉलेज, इनकी इंफॉर्मेशन से जाती है। नासिर नकवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच। आज अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। आई नो आप बहुत बिजी होते हैं, पूरा चैनल देख रहे हैं, लेकिन आज की स्टोरी में आपका बैठना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। और आपकी फ़ीडबैक भी बहुत ज़रूरी थी। और जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की, जो नेशनल लेवल पे तमाम रेडियो स्टेशंस पे एज ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, 20 साल से जर्नलिज़म का आपका एक्सपीरियंस है, यूट्यूबर हैं, सीनियर एंकर हैं। बहुत से लोग आपको एक अग्रेसिव एंकर भी कहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं, और इंसान जब सच बोलता है तो एक अग्रेशन आप में नेचुरली आ जाती है। न्यूज़पेपर, टीवी, हर मीडिया के मीडियम का आपको एक्सपीरियंस है। यासिर शमून खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जुगन। यासिर भाई, ये क्या कहानी है, ये क्या वाक़या है, थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे? ये कैसे स्टोरी आपकी नज़रों से गुजरी, आपको पता कैसे चला? जुगन, इस वक्त मैं दो कैफियत में मुब्तला हूँ। एक तो ये कि मुझे खुशी भी है कि इतने बड़े प्लेटफार्म पे ये स्टोरी आखिरकार आ गई, और आज मुझे लगता है कि इसका कुछ बन जाएगा। और तकलीफ़ में इसलिए हूँ कि जब मैंने इस स्टोरी को ब्रेक किया, या ब्रेक करने से पहले मुझे इसके दर्द का इल्म नहीं था। जब मैंने इसे इन्वेस्टिगेट किया तो दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार करता चला गया, क्योंकि मैं ख़ुद भी बच्चों का बाप हूँ। मेरी बेटियाँ भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, और बहनें भी हैं। तो वो सारे जो इस औरत के साथ रिश्ते जुड़े हुए थे, वो रिश्ते ही मेरे साथ जुड़े हुए थे। अब जहाँ पर मैं कदम रखता था वहाँ पर एक चीखो पुकार थी, आहो पुकार थी। एक बैन था सदियों का, जो ख़ास करके औरत का हुआ करता है। हमारे बड़े कहा करते हैं कि जनाजे उस वक्त तक नहीं सजा करते जब तक औरतें बैन न करें। और अगर जिंदा लाश बन के कोई औरत सड़क पे खड़ी हो जाए और अपने बच्चों को फ़रोख्त करने का कहे, तो ये एक बड़े भयानक बात है। इन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैं वायरल था मुख्तलिफ स्टोरीज़ में। इन्होंने मुझे मैसेंजर के ऊपर रब्ता किया, बहुत दफ़ा फ़ोर्स किया, बहुत से लोग करते हैं। आखिरकार मैंने इनको अपना नंबर दिया, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इनसे मेरी बात हुई। जब इन्होंने कहा कि मैं असम्बली हाल के बाहर कल इतने बजे खड़ी होंगी, और मैंने, आप वायरल आदमी हैं, आपने मुझे कवर करना है, मैंने अपने बच्चे फ़रोख्त करने। पहले तो मैंने इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट या एक जाली मसनूई शोहरत हासिल करने का एक तरीक़ाकार समझा, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई। बच्चे जहन में आते रहे, बच्चों की तस्वीरें इन्होंने जो मुझे सेंड की वो आते रहे। ठीक 2 बजे मैं पहुंच गया असम्बली हाल। ये वाहिद अकेली औरत थी, बच्चे थे, और इर्द गिर्द कुछ पुलिस के लोग थे जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ये क्यों खड़ी है। इनसे जब मैंने सारी कहानी जानी तो मैंने इस तरीके से जानी कि सारा अगर कोई गलत भी है तो मुद्दा इन्हीं के ऊपर आ जाए। मैंने इनसे सवालात करने शुरू कर दिए, लेकिन जब सवालात करने शुरू किए तो एक एक सबूत भी सामने आता गया, वो FIR भी सामने आती गई, जो इनके ऊपर गोलियां लगी इनको, वो सब कुछ सामने आता गया जो ये बयान करती जा रही थी। अब जो चीज़ें इनके लफ्ज़ों के साथ थीं वही सारी चीज़ें कागज़ात में भी हमारे सामने आती नहीं। वहाँ पे मुतलका इदारे भी एक्टिव हुए, और भी मीडिया आ गया, और इनके साथ पता ये चला कि तकरीबन एक मुद्दत से इनके शोहर अतीकुर रहमान, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं हाल रोड के ऊपर, उन्होंने इनको डाइवोर्स दे दी है, और बच्चों का नाने नफ़का भी नहीं दे रहे, और
बाकायदा तौर पे इनको जलील और रुस्वा भी कर रहे हैं। इनके साथ वो तमाम चीज़ें जो बेहानक माशरा करता है वो सारी होती चली जा रही हैं। इनको गोलियां भी मरवाई गई जिसकी FIR मौजूद है, 324 का मुकदमा मौजूद है। इनके साथ बाकायदा तौर पे वो काम भी किया गया जो यहाँ के बेहानक तरीन माशरे के फ़र्द करते हैं कि अपने दोस्तों को ऑफ़र किया गया इनको, वो सारी चीज़ें सामने आई। और वो एक बड़ा वेल स्टैब्लिश बिजनेसमैन है। मैंने उसे दोबारा इन्वेस्टिगेट किया, इनका डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिया, मैंने स्टोरी ब्रेक कर दी। उससे बड़ा जुल्म आगे जाके मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप इन मोहतरमा को बुलाएं और हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो फिर जैसे और आग पलटते जाएंगे, मेरे ख्याल में माशरे की वो बेहानक सूरत एक नक्श बन के सामने उभर के आ जाएगी। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखें, एज आपकी जो पोजीशन है मीडिया में, उसके अलावा एक इंसान होने के नाते, एक फादर होने के नाते, एक फैमिली मैन होने के नाते, आप क्या कहेंगे सर? है अलमी है। माए अपने आप को फरोख्त करती, बच्चे नहीं फरोख्त करते। माँ अपना आप बेच देती है बच्चों के खातिर। लेकिन अफसोस, रोना इस बात का कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो एक फलाही ममलकत की बात की थी। हमारा मुआशरा फलाही नहीं, हम सिर्फ मुफादात के गुलाम हैं, हम पैसे के गुलाम हैं। हमारा जो एक ख़ानदानी निज़ाम था वो टूट गया, बिखर गया। तलाक की रेशो जो है हमारे मुल्क में इस वक्त 60% हो चुकी है। 1970 में देखें तो 13% थी। वजह क्या है? वजह ये, एक तरफ तो हम तालीम को इल्ज़ाम ठहराते हैं कि तालीम, लेकिन दूसरी तरफ ये कि हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा। हज़रत अली का कौल है कि वो मुआशरा जहाँ जुल्म होगा वो तो पनप सकता है, जुल्म ख़त्म हो सकता है, लेकिन जहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा वो मुआशरा पनप नहीं सकता। हम गिरावट का शिकार हैं, हमें एहसास नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ किया अक़ल देके। वरना वो कहता अगर उसे सिर्फ ये चाहिए थे कि हमारे सजदे चाहिए थे तो हमें कहता कौन, तो फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, हम भी उसी तरह कर रहे होते। रुकू में होते तो रुकू में होते, सजदे में होते तो सजदे में होते। लेकिन वो ये नहीं चाहता था, उसने हमें अक़ल दी। अक़ल सलीम से उसका तकाजा ये था कि हम अपनी अक़ल से उसे पहचानें और अहकामात लाएं। दीन हक़, जब हमने कलमा हक़ पढ़ लिया, जब हमने दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो हम उसकी हुदूद में आ गए। वाह। और जब उसकी हुदूद में आ गए तो तमाम शराइत जो हैं वो मेरे पे लगती हैं, लागू होती हैं। वो मुझ पे भी होती हैं और अतीक पे भी होती हैं। या जो शख्स निकाह नामे पे दस्तखत करता है उसको अपने बच्चे, अपने खून के लिए उसकी जिम्मेदारी है। अब इस्लाम क्या कहता है, कानून क्या कहता है? ममलकत का कानून भी कहता है, इस्लाम का कानून भी कहता है। और सर, हम करेंगे ये कि अभी हम एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। बट व्यूअर्स, आप देखें कि नकवी साहब बीइंग द हेड ऑफ पब्लिक न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी खबरें, हर चीज़ इनके थ्रू गुजरती हैं, तो फिर वो आगे आप देखते हैं ऑन एयर। अगर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, जो डेली नाइंसाफ़ी, ज़्यादती, जुल्म की कहानियाँ सुनते हैं, अल्टीमेटली व्यूअर्स यही सोचने वाली बात है कि आप अपने 5 बच्चों को बराए फ़रोख्त असेंबली हॉल के बाहर लेके खड़े हो जाएं, आप कितने को मजबूर होंगे? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपने देखा, सोनिया शेख साहिबा जिनकी हम बात कर रहे हैं और आपके पांचों बच्चे अब हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। से बात करने से पहले हमारा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स अब हमारे साथ कंप्लीट हो गया है, तो मैंने कहा पहले उनसे हम मुलाकात कर लेते हैं ताकि वो भी इस पूरी स्टोरी, इस पूरे वाक़े, मतलब एक बाकायदा एक दास्तान है, उसको सुने और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, शरई तौर पे, मतलब जो करेक्ट तरीका है, करेक्ट प्रोसीजर है, किस तरह उसको फॉलो किया जा सकता है। आयशा चौधरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप एक वकील हैं, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। एंड देन एज़ यू नो व्यूअर्स, जब भी कोई मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरीज़ होते हैं, खुद भी आप एक बेहतरीन एंकर पर्सन हैं, बट आज एज रिलीजियस एक्सपर्ट आपने हमें ज्वाइन किया है। अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। मुलाकात करते हैं सोनिया शेख से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम। सोनिया जी, आपसे बात करने से पहले मैं बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। नूर हरम हमारे साथ हैं, 12 साल की आपकी बेटी हैं। मुताहिरा हमारे साथ हैं, 10 साल की हैं। ग़ुलाम फरीद हैं, आप 7 साल के हैं। आमिना हैं जो 5 साल की हैं और ज़ारा हैं जो 3 साल की हैं। अच्छा सोनिया जी, क्योंकि मैंने कुछ स्टोरी के ऊपर आपका ऑफ कोर्स देखा और फिर उसके अलावा और लोगों ने भी इस पर बात करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब एक शख्स पहले से शादीशुदा था तो फिर आपने शादी क्यों की? मैम, हमें ब्रीफ कुछ और किया गया था। अच्छा। ये हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि लड़का बिजनेसमैन हो, वेल सेटल्ड हो, घर हो। तो मेरे पेरेंट्स की भी कुछ यही सोच थी कि इस तरीके से लड़का अच्छा है, बिजनेसमैन है, अतीक इलेक्ट्रॉनिक हॉल रोड पे एक ब्रांड है, नाम है। तो माँ बाप ने बेहतरी सोची, उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा रिश्ता है। ये शादी हुई कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? मैम, रिश्ते वाले ने शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से। 2008 में मेरी शादी हुई थी 4 अक्टूबर को। अक्टूबर से पहले 1 सितंबर को रमज़ान की रोज़ों की चांद रात को मेरा निकाह हुआ था। ओके। 1 मंथ पहले। तो उसके बाद 4 अक्टूबर को निकाह हुआ कैसे, यही तो मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक रिश्ता आता है तो थोड़ा सा तो बैकग्राउंड चेक आप करते हो ना। इन्होंने मुझे किसी शादी में पसंद किया था। अच्छा। किसी शादी में पसंद किया था क्योंकि ये लोग भी शेख थे और हम लोग भी शेख थे। ठीक है। तो इस वजह से बीच में कोई रिश्ते करवाने वाला, कोई बीच में जैसे बड़ा डालते हैं, इन्होंने डाल के तो मेरे पेरेंट्स के थ्रू रब्ता किया, तो वैसे टच हुआ सारा मामला। अच्छा, क्या आपको उस वक्त पता था आपकी फैमिली को कि ये पहले से शादीशुदा थे, या क्या कुछ डिटेल्स थी आपके? जी, ये बताया था कि कज़न के साथ शादी थी। 3 मंथ शादी रही है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो डाइवोर्स हो गई है। अच्छा, यानी कि शादीशुदा, शादी हो के तलाक हो चुकी थी? हो गई थी, बिल्कुल। लेकिन ना तो वो कज़न थी, वो उसने पहले एक लव मैरिज की हुई थी एक पीसीओ वाली लड़की के साथ। ठीक है। जो कि पीसीओ चलाती थी। तो काफ़ी उसमें से एक जवान बेटी भी है मेरे जितनी, यंग बेटी है एक मेरे जितनी। एक बेटी की डेथ हो गई है, 2 बच्चियाँ उसमें से, 4 बच्चियाँ मुझ में से और एक बेटा। ओके, मसाइल कब शुरू हुए? क्योंकि देखो 5 बच्चे हैं, बच्चे भी होते गए, मसाइल कब शुरू हुए? पहला वो इंसिडेंट, वाकया क्या था जब आपको लगा कि ये मामला कुछ ख़राब हो रहा है? बेटी जब हुई है बड़ी, नूर हरम, जब वो पैदा हुई है, थोड़ा सा बिहेव में चेंज देखा था, लेकिन यही सोचा कि शायद वक्त ही है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, पर जब शुरू में शादी हुई तो तब कैसे थे आपके साथ? अच्छा एटीट्यूड था? फर्स्ट, आपको पता है, फर्स्ट ईयर था और प्रेगनेंसी हो गई और इस तरीके से नई मामला, मतलब नॉर्मल थे। लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बेटी हुई है। अच्छा। 2008 में मेरी शादी हुई है, 2009 में मेरी बेटी नूर हरम हुई है। अच्छा। 15/7/2009 को। ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मली छिला होता है, उसके बाद ये मुझे पेरेंट्स की तरफ छोड़ने आया है और उसके बाद लेने नहीं आया।
बात क्या रखी कि जी बेटी हुई है। फर्स्ट नोटिस मुझे 2010 में मसूल हो गया था, एक अच्छा, साल बाद। ठीक है। वो भी मैं कॉपी मेरे पास है, दिखा दूंगी आपको। 2010 में इसने मुझे तलाक अहसन दी थी। अली भाई, बेटी के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बतौर इंसान भी, बतौर मर्द भी और बतौर मुआशरा ये वाक़या हम सब के लिए नहायत शर्मिंदगी का बायस है और हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब इस तरह के मामले आते हैं। इस दौर में भी अगर हमने आके 1400 साल बाद इस्लाम के बेटी की इज़्ज़त, हुर्मत और उसके तक़द्दुस पर बात करनी है तो इसका मतलब यह है कि हमने 1400 साल तो अपने नबी की तालीमात को लिफ्ट नहीं करवाई ना, कहीं पे उनको जगह नहीं दी। ये जो मामलात हमारी बहन बता रही हैं ये वो एग्जैक्टली वो मामलात हैं जो दौर जाहिलियत में होते थे। यानी ये पूरी तस्वीर ना बदल लें आप, वाक़यात सारे के सारे दौर जाहिलियत की। बेटियों पर अपने आप को ज़िल्लत का निशाना बनाना और बेटों पर फ़ख्र करना, बेटियों पर अभी मैं सुबह के मुताला भी सुबह कर रहा था फजर के बाद, एग्जैक्टली यही मामला था कि अक्सर लोग ऐसे थे और बाद जहाँ कई वो सहाबी और सहाबियात हो गए ईमान कबूल, उन्होंने अपने बात को बताया कि मुझे फ़लाँ शख्स ने इसलिए तलाक दी थी कि मेरी पहली बेटी पैदा हो गई रसूल सल्लल्लाहु, और मुझे मेरी बेटी को एक सहाबी थे उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी को, चूँकि बेटी पैदा हुई थी तो दरगोर कर दिया था। रसूल इस्लाम की चश्बार में मुक़द्दसा से आंसू बह गए। तो फरमाया कि अल्लाह ने क्या तुझे रहम के हज़ारों लाखों करोड़ों हिस्सा भी मुयस्सर नहीं किया था? और वो मुझे कहती रही कि अब्बू आपके पाँव पर मिट्टी आ रही है। जब मैं खोद रहा था और जब उसको अंदर डाला तो वो कह रही थी कि अब्बू अब मेरी आंखों में मिट्टी आ रही है, लेकिन मुझ पर अपनी वो थी कि मैं कबीले को क्या बताऊंगा कि मैं बेटी का बाप हूँ। तो बेटी के हवाले से तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने हदीस सही है 3 बेटियों की परवरिश की, हजूर ने फरमाया वो क़यामत के दिन यूँ होगा 2 उंगलियाँ की कि वो और मैं यूँ साथ साथ होंगे। एक सहाबी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी तो 2 बेटियाँ 3 तो नहीं है, तो क्या मैं महरूम? आपने फरमाया नहीं, जो 2 की करेगा वो भी मेरे साथ यूँ होगा। ये हुई, फिर तीसरा खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे तो अल्लाह ने 1 बेटी दी है तो मैं महरूम हो गया, मेरा तो कोई कसूर नहीं। तो हजूर ने फरमाया नहीं, जो 1 बेटी को पैदा करके परवरिश करके अच्छी तरबियत करके उसको उसके घर वाला कर देगा वो इस तरह क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। अब इसका रिवर्स देख लें, जिसको अल्लाह बेटी देगा, ये तो हो गई ना अच्छी बात, अब इसकी रिवर्स देख लें, जिसको अल्लाह बेटी देगा वो हकूक़ अदा नहीं करेगा, वो इस नौइयत के ज़ालिमाना और जाहिलाना एटीट्यूड और रवैये अपनाएगा जो खूब से बातिन और जहालत पर मबनी है। तो देख लें कि जिसको रसूलुल्लाह ने साथ रखना था उसको धक्का दे के जहन्नुम में भी फेंका जा सकता है। अब यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि अगर 2010 में यानी कि 2010 में पहला नोटिस आ गया था तलाक का, तो फिर बाकी बच्चे और रिकन्सिलिएशन ये सारा कुछ क्या हुआ, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ देर पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि माशाल्लाह 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 कितने खूबसूरत बच्चे हैं, और मतलब कोई इंसान अपने एक बच्चे से कैसे जुदा हो सकता है, इंसान को ये नहीं समझ आती। तो जब 5 इतने खूबसूरत माशाल्लाह और इतने वेल बिहेव्ड बच्चे हों। एनीवे सोनिया जी, आप ब्रेक से पहले बता रही थी कि आपको पहला नोटिस 2010 में आया। जी मैम, 2010 में फ़र्स्ट नोटिस मसूल हुआ तलाक़ अव्वल। तो उसके बाद एक वो फतवा लेकर आया फ़िज़ानुल कुरान का, इदारा फ़िज़ानुल कुरान का फतवा लेकर आया, उसकी भी कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। तो उसके बाद उसने रुजू किया तकरीबन 6 मंथ के बाद।
तो उसमें उसने रुजू करके तो दोबारा से सुलह सफाई मेरे पेरेंट्स के पास आके माफ़ी वगैरह मांग के तो मुझे लेकर चला गया, मुझे और बच्ची को। फिर उसके बाद दूसरी बच्ची हुई। अच्छा, जब आपको और बच्ची को लेके गए, दूसरी बच्ची तो बाद में हुई, जब आपकी बेटी और आप थे वहाँ पे तो तब रवैया कैसा था? उसका ठीक था रवैया, अच्छा। हस्बैंड का ठीक था, लेकिन उसके जो घर वालों का था ना, वो फर्स्ट बेटी के से पहले ही चेंज हो गया हुआ था। कुछ वो उसको पंप बहुत करते थे, जो पेरेंट्स थे ना उसके, वालदा हो गई, वालिद हो गया, और इस वजह से फिर करते करते खैर दूसरी बेटी की बारी आ गई, क्योंकि जल्दी बच्चे हुए हैं, कोई ज़्यादा बहुत वक्फा नहीं पड़ा हुआ, साल का वक्फा है। तो हुआ भी सी सेक्शन था, सिजेरियन? हाँ जी, सी बड़ा ऑपरेशन? सिजेरियन, जी, 5 बच्चे सिजेरियन से हुए हैं। तो डॉक्टर तो मना कर देते हैं कि 3 सिजेरियन से ज़्यादा 3 के बाद अलाउ नहीं करते, नहीं करते अलाउ। लेकिन मैंने 5 बच्चे पैदा किए। ये कि मेरा घर ना खराब हो, कि अल्लाह बेटा दे दे, शायद मेरा घर बसता रहे। बट थर्ड में आपका बेटा तो हो गया था। चाहता था कि जी गुलाम फरीद आए, अब गुलाम मुस्तफ़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा लेते लेते आमना भी आ गई, ज़ारा भी आ गई। 5 बच्चों के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अब ये करेगी बच्चा पैदा। और डॉक्टर से भी लड़ पड़ा आके हॉस्पिटल आले फातिमा लाहौर में, से भी बहुत लड़ाई की कि बंद नहीं होंगे बच्चे बेबी का। इस तरीके से बेटा हो गया। बेटे के कोई 7 मंथ ये लोग अच्छे रहे हैं, बेटे के बाद 7 माह आपके साथ 7 माह अच्छे रहे हैं, और बड़ा केयर भी की है उसने कि शायद अल्लाह ने बेटा दे दिया तो शायद आगे भी। फिर खैर से अल्लाह ने करम कर दिया, फिर बेटी हो गई आमना। जबकि आमना हुई है 4था बच्चा मेरा, तब से मेरी ज़िंदगी सुकून में नहीं आई। आमना का पता लगा था डॉक्टर से कि बेटी है, हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए मुझे मारते हुए लेकर गया था। बहुत बड़ी हकीकत है, इंसान कल्बी ज़हनी अलैशों से एक ज़माना से, एक कबल ज़माना से लिपटा पड़ा है। मैं मर्द को आज से लेकर के जब से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने उसे किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर जस्टिस करते हुए नहीं देखा जुगन आज तक। वो हमेशा अपने मकासद के हसूल के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए औरत को हमेशा एक सीढ़ी बनाता है और उसे इस्तेमाल करता है। और मुझे इतने दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस माशरे में मैं भी एक मर्द हूँ और मुझे से बहुत सारे मर्द हैं, और हम रोज़ाना ऐसी हज़ारों लाखों स्टोरियाँ कवर करते हैं। बल्कि ये मेरी इंस्पिरेशन है नकवी साहब, इन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में बड़े मार के सर अंजाम दिए हैं, बड़ा काम किया। मतलब एक लेजेंड है, एक लेजेंड है। और ये आज से नहीं होता चला आ रहा, ये ज़माना अज़ल से होता चला आ रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि इसके शोहर ने मुझसे रब्ता किया उस स्टोरी के बाद। अच्छा, मैं इसके बारे में बाद में बात करना चाहूँगी कि फिर हुआ क्या वहाँ पे, क्योंकि जब स्टोरी का एंड आएगा तो हम उसकी तरफ जाएंगे। मैं मैम आपसे ये जानना चाहती हूँ एज अ लॉयर, बेटी होने के बाद मारना, मारते हुए अस्पताल लेके जाना, क्या कानून कुछ नहीं कहता? नहीं, इसमें बिल्कुल कानून क्यों नहीं कुछ कहता। इसमें इनको ये यहाँ पर लॉ के तहत इनको ये रिलीफ था कि ये 15 पे कॉल करके पुलिस कॉल करती है उसके लिए। क्यों उन्होंने 15 पे कॉल किया, अपने रेलिवेंट पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया अपने पर्सनल मैटर में? औरत को ये प्ली हासिल है, अगर उसको उसके पर्सनल पेरेंट्स भी उसको थ्रेट करते हैं या किसी वजह से रोक टोक करते हैं तो अपने रेलिवेंट थाने में जाकर वो उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकती है। ये एसएचओ को कॉल करती, 15 पे कॉल करती कि मुझे मारा पीटा जा रहा है, मेरे ससुराल वाले मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? वेरी सॉरी, लेकिन मैंने खुद भी कॉल की थी जब मैं अपने बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी और मुझे बहुत बुरी तरह मारा जा रहा था, और मुझे पुलिस वाले ने 15 पे कहा था। मैं बाथरूम में लॉक थी और मैंने कहा था ये मुझे मार देगा, और उन्होंने कहा था ये आपका निजी मामला है, और मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। एग्जैक्टली मैम, पता क्या, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, अब सिचुएशन फर्क है। हम बात कर रहे हैं 10 साल पहले की। बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि जब मैंने कॉल की थी तो मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया गया था, और
आज सिचुएशन अल्लाह का शुक्र है, सिस्टम हैज चेंज्ड, लॉ हैज चेंज्ड, आप जैसे लॉयर्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल है। बट आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं एक बात ही करना चाहता हूँ, इसी में इजाफा करना चाहता हूँ कि देखें, खातून जो है कोई भी हो, किसी भी उम्र में हो, चाहे वो इनकी माँ हो, चाहे ये हो, चाहे इनकी बहन हो, मसलियत का शिकार होती है क्योंकि वो घर आबाद करना चाहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कानून मौजूद है, पार्लियामेंट ने कानून बनाए हुए, सारी चीज़ों को सहूलत मौजूद है, एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन कितनों को सहूलत मिलती है। आपका कानून जो है वो तो कमाल है कि आप वो अभी तक जो है वो जैसे कानून अंधा ही है, उसको टटोल के आप कागजात से फैसला करते हैं, आप तो देखते ही नहीं हकीकत क्या है। असल में मसला ये है ना कि इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी, हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि हर बंदा अपना काम तो कर देता है। लेकिन उसके बाद आयशा जी, मैं ब्रेक के बाद इसकी तरफ आऊंगी क्योंकि वरना आपकी बात कट शॉर्ट करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों ने लॉज इंप्लीमेंट करवा दिए लड़ के, और आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड इम्प्रेस्ड बाय आवर लीगल सिस्टम के बहुत मेजर चीजें आप लोगों ने अप्रूव और पास करवा दी। अब आप लोग करवा देते हैं, आगे से फिर मतलब कागज आ जाता है, लेकिन उस कागज को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता, इसकी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी ठीक। व्यूअर्स, मैं ब्रेक में यही सोच रही थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में मेरे जैसे जो तरसते थे कि बेटी हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी बेटी नूर हो गई। और मतलब आपको अल्लाह ताला ने अभी हम उन 3 बेटियों की बात करेंगे जिनसे नवाजा, एक बेटे से नवाजा। खुश होने के बजाय इस आदमी ने मज़ीद आमिना की पैदाइश के बाद टॉर्चर करना शुरू कर दिया सोनिया को। सोनिया, फिर क्या हुआ? आमना की पैदाइश के टाइम ये मुझे हॉस्पिटल मारता हुआ लेकर गया है। आले फातिमा में ही ऑपरेट हुआ था मेरा सी सेक्शन, और उस दौरान मेरे पेरेंट्स भी आए। मैंने जिस टाइम पता लगा बेटी है तो इसकी वालिदा की और इसकी ना आपस में कोई बातें होने लग गई। वहाँ मैंने एक लेटर लिख दिया ना, ऊपर जाके मैंने अपने रूम में, जिस दिन ऑपरेशन का टाइम मिल गया था, घंटे बाद हमने ऑपरेट के लिए जाना था, मैंने एक लेटर लिख दिया। वो लेटर भी अवेलेबल है, और मैंने उस लेटर के ऊपर लिखा कि मेरी जान को ख़तरा है, अगर मैं मर गई, क्योंकि मुझे इतनी को वीकनेस होने लगी थी कि मुझे सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया बच्ची के साथ। आमना पेट में थी और मुझे कुछ खाने को नहीं दिया सुबह से। मैंने एक लेटर पेपर लिखा, कोरा पेपर, मैंने लिखा कि मेरे पेरेंट्स को मैंने लिखा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है सी सेक्शन के दौरान, ये बंदा मुझे, इनका बाप कंफर्म मारना चाहता है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे इनको ना दिए जाए, किसी यतीम खाने में जमा करवा दीजिएगा, लेकिन इनको ना दीजिएगा। खैर, वो पेपर मैंने छुपा लिया। ऑपरेशन से पहले जो अंदर आया होती है, मैंने उसको पकड़ाया। वहाँ से मेरी मदर भी आ गई। मैंने उनको पकड़ाया कि ना ये मेरी मदर को दे दें छुपा के, मेरी सास को पता ना लगे। उन्होंने वो पेपर मेरी मामा को छुपा के दे दिया, और जैसे जैसे मेरी मामा पढ़ती गई है, वैसे वैसे उनकी आंखों से आंसू निकलते गए हैं। उस दिनों में मेरे फादर के पेट में पानी पड़ गया था, बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, उनको वो टेंशन नहीं दे सकती थी, तो पेपर उन्होंने छुपा लिया। खैर, ऑपरेशन हुआ, बेटी हुई, और मैं बेटी लेकर तो ससुराल गई। 2-3 दिन बाद जैसे ऑपरेशन से वो फ्री करते हैं हॉस्पिटल वाले, तो ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि बीबी, दरवाज़ा ही नहीं खोला। मेरे ससुर ने, मैंने दरवाज़ा खड़काया तो कहते हैं बीबी जहाँ से आई है वहीं चली जा। मैंने कहा ये बच्ची आपकी है, मैं कहाँ जाऊँ? ये बच्चे 3 मैंने, गुलाम फरीद, नूरे हरम और मुताहरा साथ थे मेरे, उस वक्त आपके साथ ही जी जी, ये बच्ची आपकी है, मैं कहाँ जाऊँ इसको लेकर? खैर, मोहल्ले वालों ने मिलके थोड़ी देर के लिए अंदर तो किया घर में, वहाँ बैठ के बातचीत हुई है, और फिर इन्होंने मुझे मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया, कॉल की, तो इन्होंने मुझे वापस मेरे पेरेंट्स की तरफ भेज दिया। फिर खैर छिला हुआ, फिर छिले के बाद फिर नहीं लेने आया, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, कोई 6-7 महीने बाद मुझे लेकर गया, माफ़ी तलाफ़ी करके। कुछ ना, वो थोड़ा एजेड है, एजेड इंसान है इनका बाप जो है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा ना नफ्सियाती दिमाग का, हाँ, प्रॉब्लम लगती है। पल में इतना मीठा हो जाता है
कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं। और पल में इतना कमारता है, इवन स्टिचेस लगते रहे हैं मुझे, सर फाड़ दिया, बाजू तोड़ दिया, इस तरह के जुल्म करता रहा। खैर 2017 आया, धक्के से घर बसाते बीच में 15 को भी कॉल्स होती रही हैं। उन्होंने कहा आपका घरेलू मामला है, कुछ कई दफ़ा एक आध मरतबा पुलिस आई भी है, उन्होंने वहाँ से फिर वो वापस चली गई है। तो उसके बाद 2017 में जब पता लगा ज़ारा होने वाली है, पेट में बच्ची है, इसकी वालदा ने और इसने मुझे प्री प्लान तरीके से भेजा ये कि जाओ अपने बाप से मिल लो, वो बीमार है, फ़ोन आया मिल लो। मैं मिलने के लिए आई हूँ, पीछे मुझे फ़ोन नंबर बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। और फिर मैं 1 साल पूरा बच्ची मैंने अपनी माँ के घर पैदा की। फिर वहाँ आकर मैंने केस किया। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब इन्होंने केस किया तो क्या हुआ? सारे बच्चे क्या इनके साथ थे पेरेंट्स के घर, या सिर्फ ये वहाँ पे अकेली थी? आगे क्या हुआ ये हम ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सलमा खान हमारे मुल्क की मारूफ नातवा, मेरी बहुत ही प्यारी बहन ने भी आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सलमा। सोनिया, अगर अब हम आगे बढ़े, आपने बताया कि 2017 पे अब हम पहुंच गए हैं और आपकी दूसरी बेटी हो गई, राइट? चौथी, मतलब सॉरी, 5वां बच्चा। हमारा 5वां बच्चा जो है और हमारी 5वीं बेटी सारा जो है वो पैदा हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ मिलने वालों को बोला कि इसको बुला कर लाओ हॉस्पिटल में कि उसकी बच्ची हुई है। वो खैर ज़बरदस्ती उसको लेकर आए हैं। वहाँ हॉस्पिटल में आके भी हंगामा बर्पा कर दिया कि जी बच्चे नहीं बंद होंगे, ये वटेवर जाहलियत जो होती है वो। खैर उस दौरान फिर चला गया, छिला माँ बाप के घर हुआ। फिर तकरीबन कोई बेटी जब 2 माह की हुई है तो फिर आया लेने के लिए। फिर 2-3 आदमी लेकर आया जमातुद्दावा के, जमातुद्दावा है कोई पाकिस्तान में, उस उधर के 2-3 आदमी लेकर आया। उनको सालसी बना के कि ये मेरी गारंटी देंगे। मैंने अपना घर ले लिया। अब ससुराल से मैं अलहदा हो गई हुई हूँ, ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया अब मुझे। ठीक है जी, अब मैंने अपना घर लिया है 2-2.5 मरले का, बस्तामी रोड में, समनाबाद में। वहाँ मैं लेकर जाऊँगा इसको। खैर वो मुझे वहाँ ले जाता है, मुख्तसर वो मुझे वहाँ ले जाता है। मेरे पेरेंट्स ने कहा भाई चलो बेटी 5 हो गए हैं बच्चे, 4 बेटी 1 बेटा, फिर बसानी है बेटी, इतने बच्चे बसाने के लिए पैदा किए हैं। और तो अगर शायद घर भी ले लिया अब उसने तो कम से कम ससुराल वालों से अलहदा हो गई है, तो शायद अब अल्लाह पाक सुन ले। मैं वहाँ उस घर में ले गया मुझे। और पहले कुछ हालात बेहतर रहे हैं क्योंकि ख़ुद भी मैं ऑनलाइन कॉस्मेटिक सेल करती थी, वर्किंग दोनों मिलकर करते रहे हैं। लेकिन वो कुछ बच्चों को पढ़ाने की तरफ नहीं आता था, स्कूल दाखिल करवाने की तरफ नहीं आता था। मेरा सवाल था, मैं बीवी थी, कि तुम क्यों नहीं स्कूल एडमिशन करवाते, पढ़ी लिखी थी। तो उसने टाल देना कि अभी हालात नहीं है, सोर्सेज नहीं, हालांकि अच्छा खासा है। और फिर खैर वहाँ जब मुझे पता लगा, फिर लड़ाइयाँ झगड़े। तकरीबन ये जब डाइवोर्स दिए 2020 में, ये 3 मंथ पहले घर से भाग गया हुआ था। नोटिस इसने 3 मंथ बाद भेजा है। पहले फर्स्ट मंथ 1 भेजा है, फिर 2 भेजा है, फिर 3 भेजा है। 28 अक्टूबर को तीसरा नोटिस मुझे पिछले साल 2020 में मौसूल हुआ है। अच्छा, जब मेरी तलाक तो घर आपके नाम किया हुआ था या उसके नाम? कोई नाम नहीं किया था। उसने कहा बस मेरा अपना है, मैं पैसे अदा कर रहा हूँ। और ये चीज़ें देखिए मैम, वो लोग देखते हैं जो लालची होते हैं, जो पेरेंट्स अच्छे होते हैं, जो बेटियों को बसाने वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं नोटिस करते कि चलो ठीक है, जब उसने कह दिया ले लिया, इतने वो लोग हैं, वेल सेटल्ड हैं, बिजनेसमैन है, वो ले सकते हैं। अच्छा, तो खैर उन्होंने कहा चलो ले लिया। लेकिन जब ये घर से भाग गया है, इसके दोस्त मेरे घर जो सालसी बन के आए थे, उनको इसने घर की चाबी दी हुई थी। जैसे एक हस्बैंड के पास चाबी होती है ना घर की। हाँ। हम लोग ऊपर पोर्शन में रहते थे, नीचे सामान पड़ा हुआ था, तो वो चाबी इसने दोस्तों को भी दी हुई थी। अब बच्चे और मैं अकेले, रात को 2:30 बजे उसका दोस्त दरवाज़ा खोल के ऊपर आ रहा है। हमें लगा कि शायद इसका बाप आया है। वो बंदा दरवाज़ा खोल के ऊपर आ रहा है, वो है कसाई, इसका दोस्त है एक।
उसकी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं आप ये शो के बाद आपको सुनाती हूँ, उस बंदे की जिस कसाई को लाइक इस तरीके से वो मुझे गाने सुनाता था, या वो बंदा आके मुझे कह रहा है कि जब जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ मेरे अंदर शैतान आ जाता है। आप मुझे बताएं कोई भाई, रिकॉर्डिंग सुनी। और मौके पे मैं अपनी बेटी, मेरी ये सेकंड वाली बेटी मुताहरा जो है दमे की पेशेंट है, क्रॉनिक दमा है इसको। खैर ये घर से भाग गया, इसका दोस्त आता रहा, उसको हम डांट डपट के भगाते रहे बच्चे और मैं। तो मैं यही अर्ज़ कर रही थी शमून साहब के, मैंने प्रोग्राम में यही इंटरव्यू में सर के बोला था कि मैंने इस मुआशरे में अपनी और अपनी बच्चियों की इज्जत जैसे बचाई है ना, ये मैं जानती हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। आजकल के दौर में व्हाट इज दिस? ये एक और ये कुछ फिर बंदा आपसे पैसे भी मांगने आया था, जो उसका मकान था, वो क्या जी, वाकया जी। था? मालिक मकान आया, मालिक मकान ने दरवाज़ा खड़काया, मुझे नहीं पता था तब तक ये घर रेंट पर है। 3-4 मरतबा ज़ोर से दरवाज़ा खड़काया, पहले बच्चे हैं, उन्होंने कहा अपनी मदर को बुलाओ। मैं नीचे आई, मैंने कहा जी भाई बोले। कहता कि ना आप रेंट दें घर का, ये घर रेंट पे। मैंने कहा नहीं नहीं चलो भाई निकलो, ये मेरे हस्बैंड का घर है। कहते हैं ना जब औरत अकेली हो जाती है बच्चों के साथ तो वो एक शेरनी बन जाती है। मैं भी अपने बच्चों की निगरानी रातों को सोती नहीं थी, ऐसे करती थी कि अगर मैं सो गई मेरी बच्चियों को कुछ हो जाएगा। कहते किराया निकालो, मैंने कहा नहीं है। उसने मुझे खैर रेंट, वो जो एक पेपर अश्याम पेपर साइन किया होता है रेंट वाला, वो ला कर दिया। उसने कहा बीबी देख लो रेंट पर है घर। वहाँ यकीन करें मैं शॉक्ड और सर पकड़ के नीचे बैठ गई। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ? बच्चे मुझे देखे मम्मा क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। खैर उस बंदे ने फिर घर का मीटर, बाहर जो बिजली का मीटर लगा होता है, गर्मियों में 7वां मुहर्रम गर्मियों में बाहर का मीटर उतरवा दिया, बिजली का, गैस का मीटर उतरवा दिया कि जी। उसने मालिक मकान ने अर्ज़ की कि शेख अतीकुर रहमान ने 4 महीने से बिल नहीं पे किया, 2.5 लाख रुपया बिल है, एसी चलते थे, 2.5 लाख रुपया बिल है और वो बिल नहीं पे किया। और उस दौरान उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं आपको बिल भी मतलब कि आप ना पे करें, मैं आपको बच्चों का रेंट भी नहीं मांगता, मैं आपको बच्चों को खाना पीना भी प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा शायद आजकल के दौर में खुदा तर्स लोग भी हैं, लेकिन जब उसकी अगली बात सुनी कि जी मैं यहाँ चक्कर लगाया करूँगा, मैंने कहा क्यों? मैंने कहा शर्म आती है आपको? कहता है जब आपके हस्बैंड को शर्म नहीं आई जिसने मुझे इधर भेजा तो मुझे क्या आएगी शर्म? यासर कैन यू से समथिंग? ये मतलब क्या मैं बोलूँ अब इस बात पे, मतलब व्हाट इज दिस? ये वो उसने मुझसे बड़े राब्ते करने की कोशिश की और मुझसे लोगों ने कहा कि आपने उसका वर्डिक्ट क्यों नहीं लिया। जब उसने मुझसे राब्ता किया तो उसने मुझे पहला लफ्ज़ ये कहा, नकवी साहब मैं चाहता था कि उससे राब्ता करूं और उसका वर्डिक्ट भी लूं। यकीनी बात है, हाँ जी, हमारी जिम्मेदारी साफ थी, दोनों का मौक़िफ़ सामने आए। तो उसने पहला लफ्ज़ ये कहा कि शमून साहब प्रोग्राम तो आपने चला दिया और वो वायरल भी हो गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, वो 2, 4, 5 लाख लें और इसकी ऐसी की तैसी फेर दें। नकवी साहब प्लीज़ कुछ बोलें आप। देखिए बात सीधी सी है कि मैंने पहले जब अर्ज़ की थी ना कि शुरू में कि एक फलाही मुआशरा हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ जुल्म क्या हो रहा है कि अब ये लोग जाएंगे कहाँ, इसको छोड़ दें। ये 5 बच्चे कहाँ हैं? इनका क्या फ्यूचर है? ये 5 बच्चे एक दिन में पैदा हो मैं गए। इनसे मुत्तफिक ओके, मुझे हूँ। लीगल इनका पॉइंट ऑफ future व्यू क्या से है? बताएं आयशा साहबा कि मतलब इनका व्हाट इज देयर फ्यूचर, क्या करेंगे ये लोग? पहली बात जाहिर है नेचुरल गार्डियन है, कोर्ट में हर तरह से जितनी लाइबिलिटीज़ आती हैं वो बाप के सर पर हैं, चाहे बच्चे नाबालिग हैं, उनकी कस्टडी, उनके सारे मामलात माँ के पास हैं। इसमें कोर्ट और लॉ बिल्कुल क्लियर है, औरत को रिलीफ मिलता है, उसके बच्चों के खर्चे मेंटेन होते हैं। अगर उसको मेंटेन मर्द नहीं करता तो बाकायदा उसके खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। एक सेकंड, आपको नहीं अच्छा बताइए, आपको क्या कोर्ट का क्या ऑर्डर आया था? मैम कोर्ट में भी इन्होंने ना मतलब कोर्ट की तौहीन की है, अदालत की तौहीन की है, वहाँ तरीक़ों पे तरीक़े पढ़ती रही हैं, मैं बच्चों को ले जाती रही हूँ तो वो नहीं आते रहे। अदालत ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर किया था कि अब खर्चा ना जमा करवाया तो खिलाफ कार्रवाई होगी। खैर खर्चा डिग्री हो गया हुआ, वो जो केस है ना वो मेरे हक में हो गया हुआ है। 50,000 रुपया पर मंथ खर्चा लगा है 2017 से 2017 2017 जब लास्ट बेटी हुई है ना मेरी,
ज़ारा, मैंने आपको बताया पहले यही कि मैंने तब से ही दावा दायर कर दिया था खर्चे का। बीच में ये तो मुझे 12 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट 12 लाख एक साल का हुआ, यानी कि 48 लाख 48 लाख, और फिर बनते उसके हैं अलावा almost। जो इसके साबका पैसे 12 जो इससे 6 लाख लेके एक गया साल। हुआ है वो देने हैं उसने। मैम 6 जो लाख मेरे जो 6 लाख पर्सनल रुपए हम पैसे थे जो ATM में थे वो तक खा गए। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब ससुराल वाले भी बड़े अच्छे थे। इवन मेरा हक महर, मेरा जेवर, मेरे बच्चों को जो अंगूठियाँ मेरे माँ बाप ने डाली थी ना गोल्ड की, वो तक लेकर खा गया और मुझे रोड पर कर दिया। इवन के जो रेंट पे घर था उन्होंने मेरा सामान तोड़ा, बाहर फेंका। मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी, वहाँ लेकर गई हुई थी। बेटी हॉस्पिटल, 4 बच्चे मेरे घर में, मुझ पे जुल्म किया, मुझ पे फायरिंग करवाई मौके की। गन फायरिंग, इनके ऊपर फायरिंग करवाई, FIR मौजूद है, ये उसमें इंजर्ड हुई। FIR भी हुई, 15 भी, मेडिकल भी हुआ जो कि बेलेबल ही नहीं है। इसने 1.5 लाख रुपया लगाकर वहाँ से बेल ली, बेल करवा ली वहाँ से। अच्छा आप बताएं ना, अच्छा आप बताएं, What? अब आप ये बताएं कि अदालत का दरवाजा भी खड़काया, हाँ जी, फायरिंग भी हुई, अब आपने FIR क्या भी चीजें सारी मौजूद कराएं, है, वो कहीं कहाँ है आपका कानून, कहाँ है इंसाफ? पहली बात है कि ये बिल्कुल जुल्म है। मैं खुद कहूँगी सोनिया के साथ जो कुछ भी हुआ जुल्म है। औरत को पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन, कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, उसके इश्यूज भी सॉल्व होते हैं। ये एक मैटर नहीं, हमारे पास कई मैटर्स आते हैं। जहाँ तक FIR इन्होंने कहा है कि इनके घर के ऊपर फायरिंग हुई है और उसके लिए इन्होंने FIR लॉन्च करवाई है, तो वो बेल के लिए गया कोर्ट में, उसने बेल अप्लाई की है। अब वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या पुलिस ने ज़िम्नी में लिखा, वो मैटर तो हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर है, मैंने व्हाट्सएप की थी। जुगन मैंने इस हाँ, केस को इनको ये चाहिए था उसके कोई प्रॉपर, अगर उसको इसमें 2 रिलीफ हैं। अगर ये कोर्ट गई हैं, इनके जो भी इनके मामलात कोर्ट से इन्होंने कहा कि मेरे केसेस मेरे हक में डिग्री हो चुके हैं, देखिए कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट किया है इनको, इनके खर्चों के, बच्चों के खर्चों के जो भी मामलात हैं कोर्ट ने इनको खुद कह रही है कि डिग्री की है, कोर्ट रिलीफ देती है। फैमिली लॉ जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है, जितना भी वर्किंग है, वो औरत के हक में है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट द पॉइंट इज चीजें कह दी कि जी 50,000 रुपए भी देने हैं, ये भी करना है, बट फिर वो हो नहीं रहा ना। उसकी देखिए ना इम्प्लीमेंटेशन भी तो है ना नगीन, तो कौन इसमें। करेगा इसमें देखिए, मुतलका पुलिस करेगी, मुतलका पुलिस या बेलफ करेगा। इसमें शमून साहब थोड़ा सा मैं आपको जी, गाइड जी। करती हूँ। इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली बात, डिग्री हो गई, आप एग्जीक्यूशन में चले गए, एग्जीक्यूशन में उसने पे नहीं किया, उसके वारंट निकलते हैं। सबसे पहले वारंट गिरफ्तारी कोर्ट खुद निकालती है। दूसरे नंबर पर कोर्ट उसकी, अगर वो वारंट गिरफ्तारी एक बेलेबल होते हैं, एक नॉन बेलेबल होते हैं। वारंट नॉन बेलेबल होते हैं, गिरफ्तार हो के आता है जब तक वो अपना कोई ग्रंटर, अपनी कोई शोटी, अपनी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट में नहीं पे करता, या उसकी बात साथ बताता नहीं कि अगर मैं ये पे नहीं करता अमाउंट तो मेरे बिहाफ पे ये बंदा करेगा, तब तक उसको रिलीफ ग्रांट नहीं होता, उसकी जान नहीं छूटती। ये प्रोसेस इतनी टफ है और इतनी लंबी चौड़ी है, उनके 5 बच्चे हैं, उनके ऊपर करोड़ जिम्मेदारियां हैं। वो ये प्रोसेस जो आपने अभी समझाई है, ये आपने इतना पढ़ लिख के ये सारा कुछ आपने एज अ लॉयर सीखा है ना? बिल्कुल। हम तो कॉमन नॉन लीगल टाइप लोग हैं। हाँ जी, मतलब वो इन चीज़ों के पीछे भागे या अपने बच्चे पाले। आई मीन द पॉइंट इज हमारे यहाँ सिस्टम इतना मुश्किल क्यों है? जैसे कि आपने कहा कि बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट, सानू की पता। देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ बातें यही होती है कि दुनिया में बेरोज़गारी है, दुनिया में ये मसाइल है, दुनिया में तलाक हमसे ज़्यादा है, कि हमारा 60% तो वेस्ट में ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस मुआशरे में जब फलाही मुआशरा है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें उनको पे की जाती हैं। जो बेरोज़गार होता है उसका वजीफ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या जुल्म है कि हम कलमा हक़ पढ़ते हैं, हम दीन हक़ के मानने वाले हैं, हमने नुस्ख़ा कीमिया मिला कुरान मजीद, लेकिन इसके बावजूद हमारे चाल चलन जो है मुतज़ाद हैं। अब उसमें मुतज़ाद में क्या, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात करता हूँ कि फलाही मुआशरे के लिए सबसे बड़ा काम है ज़कात। अब ज़कात का कहाँ गई? ज़कात हम क्या कर रहे हैं कि मैं अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए एक रफ़ाई इदारा बनाना चाहता हूँ और आपसे ज़कात मांग रहा हूँ। ज़कात किसका हक़ है? ज़कात किसका हक़ है? उसको नहीं दे रहा। मैं अपना एक अस्पताल बना रहा हूँ या एक फलाही इदारा बना रहा हूँ और आप सबसे मांगता फिर रहा हूँ। किसका? इन लोगों का हक़ मांग रहा हूँ। अच्छा इसमें अली भाई, देखिए, I want- ये जुल्म नहीं है? हाँ, इसमें देखिए
अब इस टॉपिक पर तो दीनी नुक्ते नज़र से निगाह डालना दीन को खुद शर्मिंदा करने वाली नहीं, बात मैं है। वही वाली ये तो बात कर रही हूँ आप कि मतलब जो इंसानी आदमी कदरों हम पर क्यों नहीं बात शर्मिंदा कर होते रहे हैं? हैं। हाँ जी, ये तो इंसानी नहीं, ये कदरों तो पर बात बतौरे कर रहे हैं ना। मर्द एक हर इंसान देखिए, आप कह रहे हैं दीन की शर्मिंदा- बात ये करें, बंदा- दीन शर्मिंदा हो रहा है, हम क्यों नहीं शर्मिंदा हो रहे हैं? वैसे भी- हमारा मुआशरा क्यों नहीं शर्मिंदा हो रहा है? आप देखिए- हम हर वक्त तो ये कहते हैं, जी हाँ, यही हाजी साहब हम हर वक्त ये कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर बाकी बातें क्या हमारी? जी जी, मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। देखिए अच्छा, सबसे नकवी साहब, पहले इसमें एक और ये चीज़ जो भी- बंदा है ना, ये बंदा परले दर्जे का जालिम भी है, परले दर्जे का बेदीन भी है, परले दर्जे का बेगैरत टाइप आदमी भी है। यानी उसके यहाँ देखिए ना, कोई दीनी स्टैंडर्ड्स, कोई इंसानी स्टैंडर्ड्स, कोई अखलाकी मयारात उसके नज़दीक कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आके मुआशरे के कानूनी पहलू तो ज़ेर बहस आ गए इधर से और इधर से। अब यहाँ पर कुछ एक है मुआशरती पहलू। भाई बाकी लोग जो देख रहे हैं कि एक खातून के साथ जुल्म हो रहा है, वो सब जो उनके साथ रिलेशन में अपनी जगह पर कायम है, दोस्तों को पता है, स्टोरी वायरल हो गई है, वो सब भी इसके अंदर जिम्मेदार है। वो सब भी हजूर जिम्मेदार ने है। फरमाया है कि जालिम को रोको। उसने साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह उसको कैसे रोकें? फरमाया या अगर उसका हाथ रोक सकती हो तो हाथ रोको, या फिर मजलूम के साथ खड़े होकर उसको रोको। अमर बिल मारूफ ठीक व है, नही मुनकर का हम क्या उसको मतलब? अगर कोई नहीं रोक सकता, अव्वल तो यह है कि उसका हाथ रोका जाए। जो कुछ कर सकता है इज्जा वकारिब, क्या सारे बेगैरतों का टोला है? कोई तो गैरतमंद होगा। कोई तो गैरत नहीं। इसलिए मेरा रिश्तेदारों में, पॉइंट ये है कि ये दोस्तों स्टोरी में- जब वायरल हुई, बहुत से आई एम श्योर के लीगल वर्ल्ड के लोगों ने भी इस केस को सुना होगा, बहुत से पुलिस से रिलेटेड लोगों ने भी देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी नजरों और से अभी ये भी बात सुन रहे गुजरी होंगे। होगी, अभी भी जी, सुन जी। रहे होंगे। आई मीन हम लोगों ने तो एक एज वो जो कहते हैं ना इन पासिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने शो में कि हाँ ये वाकया हुआ था, अच्छा उसका बना क्या? तो जब यासर से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा तो कख भी नहीं हुआ। कख भी नहीं। अब मैं मजे की बात बताऊं हमने आपको। इनकी आवाज पहुंचानी है, हमारा आज का जुगन, ऑब्जेक्टिव आपको ही है। इसमें मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, केस डिग्री होने के बाद बेलफ ने 2 दफा अतीकुर रहमान के घर में रेड किया है। बाहर अंदर से एक आदमी आता है, बेलफ को पैसे लगाता है, बेलफ चली जाती है। आप मुझे ये बताएं कि आप फैसला दे दीजिए, ये फैसला दे दें या फिर ये फैसला दे दें, या गवर्नमेंट भाई फैसला इस दे बात दे, को इंप्लीमेंट किसने करानी है? इस बात को किसी पासे का तो करे ना। हाँ। कि एक लड़की इतनी मजबूर हो गई, कोई इतनी इनकी ज्यादा एज भी नहीं है, कि मतलब एक लड़की मजबूर हो गई कि वो जुगन, अपने एक और 5 बात है। बच्चों को लेके। जुगन, एक बात और भी हाँ है जी। क्या हम लड़कियों पे, औरतों पे, ख्वातीन किसी उम्र पे भी हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इन बच्चों का कसूर किया उसका कौन जवाब दे? पूरी स्टेट जवाब दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ हल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं चाहूँगी कि आपकी जो सबसे बड़ी बेटी हैं नूर हरम, नूर बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? बेटा आप पूरी बात सुन रहे हो और मतलब आप 12 इयर्स के हो माशाल्लाह। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे बेटी? काबिल ही नहीं है बेटियां रखने के। बेटियां तो उनको मिलती जो बड़ी उनको रखने की तमीज़ होती है, इन्हें तो हमें रोल दिए सड़क पे। ऊपर से इन्होंने हमारा साथ में मरम को पानी भी बंद कर दिया था, सब मीटर भी उतार दिया था, और मामा और मेरा रोज़ा था, इनको नाश्ता भी नहीं दिया था। कोई बाप ऐसा होता है कि अपनी बेटियों के लिए बुरा चाहे, पता नहीं इसको क्या है। ये बेटे के लिए खुश है, बेटियां तो रहमत होती हैं। क्या भाई के साथ ठीक रवैया है बाबा का? उसके साथ बस ठीक था, लेकिन जब आमना हुई है तो उसके साथ भी गलत कर दिया। और बाद में हमें कोई बाप अपनी बेटी को कहता है कि हमारे गेट पे ना इसको मारो, हॉस्पिटल में जाके मारो। ये मेरी छोटी बहन बीमार थी, उसको कह रहे थे। मामा मेरी रह के गई थी आधी रात को गेट पे, कहते बीबी इसको वहाँ हॉस्पिटल ले जाके मारो, हमारे गेट पे ना मारो। मेरी बेटी बीमार है, दम आया उसको, सेकंड वाली मुताहरा को जो 10 साल की है। मैं बीमार को उनके दरवाजे पे लेके, इसकी दादी बाहर आई, दादा बाहर आया, चाचा बाहर आया, बाप को नहीं भेजा। मैंने कहा इसके बाप को बुलाओ, मर जाएगी। सारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। कहते हैं बीबी इसको हमारे दरवाजे पे ना मारो,
ले जाओ, मुझे नहीं याद था लेकिन मेरी बेटी को याद था ये वाक़या। अच्छा, उसने कहा ले जाओ हमारा, हम तुम्हें लिख के बच्चे दे देते हैं, हमारा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। ओहो, ओवर टू यू गाइस। अब आप लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, बल्कि आप खुद एक माँ हो। सलमा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी एक इंसान होने के नाते लेना चाहती हूँ। जुगन, मैं इस तकलीफ़ को इसलिए बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि इसी तरह का एक हादसा मेरे साथ भी पेश आया था और मुझे भी उस वक्त जो है वो घर से जाने पर मजबूर किया गया जब मेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी। और मैंने बड़े हौसले से काम लेते हुए वो बच्ची कोर्ट के ज़रिए वापस ली थी। बच्ची को बुनियादी तौर पर मुझसे छीन लिया गया था जबकि वो सकलिंग बेबी थी और मुझे बार बार जो है वो उन 3 महीनों से पहले इस बात के लिए फोर्स किया जाता था कि इसनु फीडर ते ला। मुझे समझ नहीं आती थी ये बात कि ये क्यों, मैं कोई मर गई हूँ कि आप उसको फीडर पे लगाना चाहते हैं। लेकिन वो तमाम प्लान मुझे बाद में समझ आया कि वो उसको क्यों फीडर पे लगाना चाहते थे, क्योंकि उनका प्लान था कि इसको हम साइड पे करें तो बच्ची जो है वो हम ले लेंगे तो ये जहन्नम में जाए। तो सलमा, एक बात कहूँ, सेट पे इस वक्त 4 खवातीन हैं। मैम, आपकी स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन 3 खवातीन हैं और तीनों अपनी अपनी कैपेसिटी में इस किस्म की सिचुएशन से गुजर चुकी हैं। नहीं तो औरत ही पिसती है जुगन। आप जब भी देखें कहीं भी आपको मर्द फायदे में नजर आता है, वो तो मासूम बना होता है, बहरूपिया होता है। हम हमें लेक्चर्स देता है सलमा। आपसे आई एम सॉरी, हम तीनों बैठे हुए हैं, हमें बड़ी लोगों ने बातें कही हैं, पठान मुझे भी फैमिली बड़े से लोगों ने बातें करके हौसले दिए। एंड में कोई कुछ नहीं करता, अपनी बेस में करना पड़ता है, खुद ही पिसना पड़ता है, खुद ही जलील होना पड़ता है, और फिर लोग आपको बुरा भला भी कहते हैं और कहते हैं इसको इसी का कसूर जरूर कुछ किया इसी होगा। का कसूर था। हर औरत बुरी है। मैंने पहले ही आपसे अर्ज की ना कि बीइंग ए वुमेन, इतराज इसी पे, इल्जाम इसी पे आएगा। मैंने तो खुद कहा इस बात का, क्योंकि मर्दाना मुआशरा हमारी जो रवायात थी वो टूट गई हैं। हम जो मिलके रहते थे, जो बहन भाई ये वो, जो एक दूसरे का ख्याल करते थे, जहाँ एक चाचा होता था, बल्कि महल्लेदार भी चाचा होता था, मामा होता था, ऐसा ही महल्लेदार भी। अब महल्लेदार के किसी के बच्चे को आपको हाथ लगा सकते हैं? नकवी साहब, आप मेरे अब्बू के दोस्त थे जी। आपको पता है मेरे फादर किस किस्म के थे। मैं 21 साल की थी, उनकी डेथ हो गई। हाँ, अगर वो जिंदा होते जब ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा होता, तो क्या वो जीते जी ना मर जाते? मर जाते। तो मुझे एक बात बताएं, आप भी नकवी साहब बातें कर रहे हैं, आप भी सर बातें कर रहे हैं, अली भाई आप भी बातें करते हैं, मैम आप भी बातें करिए, इसको इंसाफ कौन दिलाएगा? हम दोनों का तो कुछ बन ही गया, धक्के खा खा के। सलमा का और मेरा बन गया कुछ, उनका क्या होगा? उनको फिर किसी अगले किराएदार ने मना कर दिया। तो पहले यही बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनको भी छोड़ दें। इन पे तो 600 इल्जाम आप लगा सकते हैं, मैं लगा सकता हूँ, ये लगा सकते हैं, मर्दाना मुआशरा लगा सकते हैं, मर्दाना माशरा। मेरे ये बच्चे हैं जो हैं, ये मेरी कौम के बच्चे हैं, ये बेसिकली ये पाकिस्तानी है ना सब, बीइंग पाकिस्तानी। हम इनके हमारे अदारे जो वो सो रहे हैं, अगर हाईकोर्ट खुद नहीं करता ये सारी चीजें देख के, अगर IG पुलिस जो है वो रिएक्शन नहीं करता, ये पुलिस का महकमा जो फोर्सेस है, अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला जो है नहीं है कि ये कल लॉ एंड ऑर्डर का मसला करेंगे, ये खुदकुशी कर लेंगे, ये सड़क पे खड़े होकर सड़क रोक देंगे, फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदार? ये बड़े होके बनेंगे। बात का हमारा काम है पॉइंट आउट करना, इस सूरत हाल में हमारी बात करना। एजुकेशन वज़ीर आला पंजाब क्या कर रहे हैं? वो हर रोज कहते हैं मैंने नोटिस ले लिया, इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? इन बच्चों का नोटिस क्यों नहीं लेते वो? जुगन, इसमें मैं एक ऐड करूँगी बात। ठीक है, इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं इसके, नो डाउट, सोल्यूशन भी आ सकता है अगर हम सब कुछ न कुछ इसके हक में, इसके फ़राइज़ की अदायगी में माशरे के सारे लोग मिल के कहीं ना कहीं इसकी हेल्प करें। जैसे मैं एक यहाँ पर सजेशन रख सकती हूँ, आज इस औरत की बात नहीं रही, अब ये 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चों की जिम्मेदारी है इसके ऊपर। पढ़ी लिखी खतून है, क्या गवर्नमेंट इसको कहीं जॉब नहीं दे सकती, ये अपने बच्चे पाल ले? आज ये ऑनलाइन प्रोग्राम जा रहा है। सवाल पूछती हूँ, उनको जॉब दे दी तो वो जब दफ्तर जाएंगी तो पीछे 5 बच्चों का क्या होगा? यही तो प्रॉब्लम है, कैच 22 है। देखो, केयर सेंटर मौजूद है, देखो इसमें पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, पेरेंट्स भी हेल्प करती हैं, डे केयर सेंटर भी है। बड़ी माजरत अब हमारी बहुत सी फीमेल वर्क कर रही हैं, बहुत सी फीमेल यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है। बहुत सी फीमेल जजेस हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके सारे मामलात हैं।
लेकिन जुगन हर मामले को सेटल किया जाता है। हाँ, इसमें रियासत वर्क कर सकती है, गवर्नमेंट इसकी हेल्प की जा सकती है। भाई ये अपने बच्चों के पालने मुख्तलिफ गवर्नमेंट महकमे मौजूद है, कहीं इसको जॉब एडजस्ट की जा सकती है। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे सर, क्योंकि ब्रेक में हमने डिस्कस करना है कि हमने अब सीक्वेंशियली इनको हल क्या देना है, बिकॉज अब मेरे पास लास्ट चंक बहुत शॉर्ट रह गया और मैं चाहती हूँ कि उसमें अली भाई आपकी सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मामले में भी। अब ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर अब व्हाट इज द सोल्यूशन ये हम जानेंगे। व्यूअर्स, सोनिया शेख, नूर हरम, दाहिरा, गुलाम फरीद, आमिना और ज़ारा, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? जी नकवी साहब। इंसाफ दो लफ्ज़ी बात है। वैसे तो हम और आप यकीन नहीं करते कि हुकूमतें जो हैं वो सही मानों में तवज्जो देती हैं, लेकिन हुकूमती अदारे मौजूद हैं। इस वक्त ये सब बेसहारा हैं, इसलिए कि ये खातून होने के नाते जो उनकी माँ है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है और बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। देखें, मासूम है, वो अपने खेल में लगे, उन्हें नहीं पता कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। हुकूमत की, स्टेट की जिम्मेदारी है। आज जब वज़ीर आला मुफ्ती चीज़ों पर नोटिस लेते हैं, वो छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें पता है छोटे लोगों के, छोटे घरों के क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि उनको तौफीक हो इतनी कि वो इसका नोटिस लें और इनका इंतज़ाम करें, उसकी नौकरी का इंतज़ाम करें, इन बच्चों की पढ़ाई का करें, क्योंकि ये मेरे आपके नहीं, पूरी कौम के बच्चे हैं। बेशक जी सर। मुझे तो जुगन किसी सूरत इदारों पे और हुकूमतों पे कभी भी एतबार नहीं रहा, ना उनकी कारकर्दगी पे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो लोग जो दीनदार लोग हैं, जो पता भी नहीं चलने देते, इस हाथ से देते हैं, उस हाथ को पता भी नहीं चलता, उनमें से कोई उठे और इन बच्चों का हाथ थाम ले और इनके ऊपर एक ऐसा दस्ते शफकत रख दे कि इनका पर्दा भी रह जाए और इनकी ज़िंदगी भी रमा दवा हो जाए। बिल्कुल, आमीन। जी अली भाई। जुज़वी तौर पे कुल्ली तौर पे ज़िम्मेदारी शौहर की थी जो दस्तबरदार हो चुका। जुज़वी तौर पे ज़िम्मेदारी मुआशरे की है और शौहर की दस्तबरदारी के बाद जुज़वी मुआशरा और फिर कुल्ली ज़िम्मेदारी रियासत की है। रियासत मदीना का जो हमने नारा लगाया है उसकी तरफ अभी तक तो कोई बड़ा काबिल कदर इक़दाम नहीं है। ये अगर कदम हो तो ये उस तरफ होगा। हज़रत उमर कहा करते थे कि फ़ुरात के किनारे अगर एक बकरी प्यास से मर गई तो वो मेरे ज़िम्मा है। तो रियासत मदीना का मॉडल इससे अखज़ होता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। जी मैम। अगर यहाँ पर मैं अली साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक करूँगी कि हमारा आइन आर्टिकल 94 और 138 भी ये कहता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पर रियासत को चाहिए, ये हमारी कौम के बच्चे हैं। जो रियासत अगर हमारे मुल्क का निज़ाम संभाल रही है, हमारे मुल्क को चला रही है, इन बच्चों पर भी उनकी दस्ते शफ़क़त होना, उनके मामलात को देखना, उनके फ्यूचर को देखना, रियासत इस पे ज़िम्मेदार है। और एक आखिरी बात एक सेकंड की, वो ये कि इस तरह का जो करैक्टर जो इतने बच्चों के सर से हाथ उठा के दंदनाता फिर रहा है, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि ऐसे खबीसुल फितरत लोगों के साथ यार कोई अपने गैरत हमीयत का सबूत तो दे ना। 19-20 ऐसा तो करे ना। यानी एक बंदा तबाह बर्बाद करके फिर इतनी ज़िंदगी और हमारी यारियाँ दोस्ती अपनी जगह पे। मेरे जहन में तो बार बार नूर मखतूम का केस आ रहा है, जहाँ पे अब उस बंदे को कोर्ट में जो है वो जो भी बिहेव कर रहा है और जो भी सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि उनका कत्ल हो गया उस बच्ची का, तो ये चीज़ इतनी बड़ी एक बिग डील हो गई। तो गोली तो इनको भी मारने की कोशिश की गई थी, गोली तो इनको मारने की भी कोशिश की गई थी ना। और अगर ये मर जाती तो अखबार में खबर आनी थी कि एक औरत जो है वो मर गई, 5 बच्चों की माँ मर गई और बच्चे अब रुलते फिर रहे हैं, किसी ने अडॉप्ट करने हैं या किसी यतीम खाने में डाल दिए गए। सो द पॉइंट इज, हम आज आपसे व्यूअर्स ये कमिटमेंट करते हैं कि हम सारे मिलके, ये हमने डिस्कस किया बात ब्रेक में, इनके मामले में खुद इन्वॉल्व होके इनके मामले को किसी हल की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे और व्यूअर्स फिर आपके साथ एक फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ कि मामला कहाँ तक पहुँचा और क्या सोल्यूशन मिली। जाते जाते बेटा आप कोई अपील करना चाहते हैं? मैं मैम सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई मैं नहीं अपना हक मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कानून से ना किसी चीज़ से। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का खर्चा दे मंथली, मेरा जेवर दे, मेरा हक महर दे, और जो मेरे पैसे खा चुका है मुझे वो दे, ताकि मैं इनको कोई गिरवी घर लेके, कोई छत लेके इनको बैठूं, मैं अपना काम स्टार्ट करूं, ताकि मैं इनको इज्जत की रोटी खिला सकूं। बिल्कुल।
बेटा जाते जाते हमने सोचा कि माँ की अज़मत से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। इसी माँ के पैरों तले जन्नत है, जिसकी ज़िंदगी इस वक्त जहन्नुम बनी हुई है। तो माँ से रिलेटेड सलमा बेटा कलाम सुनाते सुनाते हमारे प्रोग्राम को क्लोज़ करो। नी मैं किनू आखा माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़दा हाल नी किनू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आही दा बालण बालनी माए नी मैं किनू आखा जंगल बेले फेरा ढूंढे दी अजे ना पायो लालनी माए नी मैं किनू आखा कवे हुसैन फकीर न माना कवे हुसैन फकीर न माना शाह मिले ता धीवान हालनी माए नी मैं किनू आखा दुखां मैनू मार मुकाया सुखां दाए कालनी माए जिंदड़ी में थो निभदी ना काल निमाए हिक वारी फिर पा